मैं डॉक्टर राजीव भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हमारा 5वां दिन है। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर्स में मैं आपके बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिकता और उसकी गंभीरता पर चर्चा करूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने के पहले उन मौलिक बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक है जिसके आधार पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे। वो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 मौलिक बिंदु हैं। पहला, आर्थिक क्रियाएं, दूसरा आर्थिक प्रणालियां और तीसरा आर्थिक नीतियां। आर्थिक क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग हैं। एक आर्थिक क्रियाओं के प्रकार और दूसरा आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या है? आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व आता है। उद्देश्य के अंतर्गत समष्टिगत उद्देश्य और व्यष्टिगत उद्देश्य, अर्थात आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने के लिए या देश के अंतर्गत आर्थिक दृष्टिकोण से होने वाली उन समस्त गतिविधियों का अध्ययन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, समष्टिगत तरीके से, दूसरा व्यष्टिगत तरीके से। यानी सूक्ष्म से व्यापक, छोटे से बड़े स्तर तक के प्रत्येक गतिविधियों का सही मूल्यांकन करने के लिए हमको समष्टिगत और व्यष्टिगत को समझना आवश्यक है। दूसरा मौलिक बिंदु है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणालियां क्या है? इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में लागू है, या किस प्रकार की अर्थव्यवस्था किन देशों में है। तो दुनिया के किसी भी देश में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीसरा मौलिक बिंदु है आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है राजस्व नीति, कीमत नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति। अर्थात राज्य या देश की सरकारें जो कुछ भी करती है उनके आय का स्रोत जिस नीति के माध्यम से निर्धारित होता है वह है राजस्व नीति, रेवेन्यू जहां से आता है। कीमत नीति। कीमत नीति क्या है? देश और दुनिया के अंतर्गत उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कीमत नीति के अंतर्गत होता है। मौद्रिक नीति, इसके अंतर्गत किन परिस्थितियों में हम कितनी मुद्रा जारी कर सकते हैं, मुद्रा जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, किन नियम परिनियम का ध्यान रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करती है, मुद्रा के निर्गमन का
नियम क्या है। इस तरह की जितनी सारी गतिविधियां होती है, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन मौद्रिक नीति के अंतर्गत किया जाता है। फिर व्यापार नीति, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ या दुनिया के तमाम देशों के साथ हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। अपने देश के अंतर्गत जिन वस्तुओं की पर्याप्तता है उसका निर्यात करते हैं, और जिसका अभाव है या कमी है उन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे देशों से हम आयात करते हैं। अर्थात जब हम अपने देश की वस्तु दूसरे देशों को भेजते हैं तो हमारी पॉलिसी क्या होती है, या दूसरे देशों से जब वस्तुएं और सेवाएं हमारे देश के अंदर आयात की जाती है तो किन किन शर्तों का और नियमों का ध्यान रखना होता है। इस तरह से व्यापार नीति के अंतर्गत जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दूसरे देशों से वस्तुएं और सेवाएं आती हैं तो हमारा टर्म एंड कंडीशंस क्या होता है, जिसको हम लोग कस्टम के नाम से जानते हैं, सीमा शुल्क समझते होंगे। सीमा पर जो टैक्स देना पड़ता है वस्तुओं को भेजने के लिए या फिर मंगाने के लिए। जब हम भेजते हैं तो जिस देश को भेजते हैं उस देश की सीमा पर क्या करना पड़ता है, कितना कर चुकाना पड़ता है, या कोई दूसरा देश जब हमारे देश में वस्तुएं और सेवाएं लाकर उसका विनिमय करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन करना आवश्यक है। ये तीन जो प्रमुख बिंदु, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक प्रणालियां और आर्थिक नीतियां, इसके आधार पर हम समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था किन किन व्यवस्थाओं से होकर के गुजरती है। उसके संपूर्ण अध्ययन के लिए, उसकी व्यापकता को समझने के लिए, उसके दृष्टिकोण को समझने के लिए, उसके महत्व को समझने के लिए हमको दो बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। हम कैसे समझ सकते हैं उसकी विशेषता को, उसकी संपूर्णता को, उसके लिए हमको उसका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्यष्टिगत अध्ययन। व्यष्टिगत अध्ययन क्या है? व्यष्टिगत अध्ययन के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था की भिन्न भिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय का किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, अर्थात आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने के तरीके क्या हैं। एक उत्पादक किसी काम को किस प्रकार करता है, एक उत्पादक अपने फैक्ट्री में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस प्रकार करता है, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इस तरह से इन सभी वस्तुओं के कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। अर्थात व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी वस्तु सेवा का या व्यवस्था का अध्ययन हम छोटे स्तर से लेकर के करते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति किसी एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण, किसी एक व्यक्ति की आय का निर्धारण, किसी एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा
इत्यादि पर अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का नहीं, किसी व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, छोटी छोटी इकाइयों का नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर, समग्र रूप से समस्त का अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल आय, कुल व्यय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल रोजगार, कुल बचत, अर्थात संपूर्ण स्तर पर समग्र का अध्ययन करते हैं, एग्रीगेट। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, या आप एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं। यदि समष्टिगत अर्थशास्त्र मानव का संपूर्ण शरीर है तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र उसकी अंगुलियां हैं। या यूं कहें कि एक पेड़ यदि समष्टिगत अर्थशास्त्र है तो उसके तने, उसके शाखाएं, ये सब व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहलाता है। अब मैं आपको अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से अवगत कराऊंगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने मूलभूत समस्या क्या है? क्योंकि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम और आप आजीविका कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है? इससे पहले हमको यह समझना होगा कि अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है। अर्थव्यवस्था उस आर्थिक संगठन को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों का उपभोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था का कार्य उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि को, या उसके विभिन्न क्रियाओं को, उसके विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को किस ढंग से संगठित किया जाए ताकि समाज के अंदर रहने वाले हमारे और आपके जैसे सभी लोगों के लिए जीविका का साधन उपलब्ध हो सके। क्योंकि हम अपनी आजीविका के लिए अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था की यह जिम्मेवारी बनती है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का किस प्रकार संगठित करके और समाज के सभी वर्गों के लिए आजीविका की व्यवस्था किया जाए, ये जिम्मेवारी अर्थव्यवस्था की बनती है, या यह अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही संभव होता है। अब अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रणाली में क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, और इसके विपरीत आर्थिक प्रणाली से हमारा तात्पर्य है उन तौर तरीकों तथा नियमों अथवा संस्थाओं से जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। प्रणाली मीन्स सिस्टम। तो आर्थिक प्रणाली दैट मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस नियम का, जिन संस्थाओं का, जिन तौर तरीकों का, जिस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है उसको हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ये आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले ये सभी गतिविधि जिसके माध्यम से मानव के आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके, समाज के सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान किया जा सके, उन समस्त समस्याओं के समाधान के लिए ही
हम सब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बाध्य होते हैं। यदि इनकी मौलिकता को हम नहीं समझेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे संभव होता है। इसलिए मैं इन प्रमुख बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। आगे हम लोग समझेंगे अगले क्लास में कि अर्थशास्त्र की केंद्रीय अथवा मूलभूत समस्याएं क्या हैं और देश और दुनिया के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं को अपना करके और हम अपना समाज का और राष्ट्र का आर्थिक विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।